हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे जिन्होंने अभी अपने Q1 के नंबर रिलीज़ किए हैं। लास्ट वीक देखते हैं वो नंबर्स कैसे थे। बट एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में और इस आर्टिकल में जिसको हम रेफ़र करेंगे, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा से ली गई है। और जैसे कि कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, एनुअल रिपोर्ट्स और कॉन कॉल्स और मैनेजमेंट के इंटरव्यू। और ये वीडियो कोई भी बायस या रिकमेंडेशन नहीं देता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। जो सेगमेंट ए है, जिसने 56% जो मेजरली कंट्रीब्यूट किया था FY25 में, वो है इक्विपमेंट रेंटल का बिजनेस, जिसमें कंपनी के पास 375 फ्लीट्स है और 900 एम तक की कैपेसिटी के फ्लीट्स है। 900 एम वाला जो क्रेन है उन्होंने अभी इसी क्वार्टर लिया है। तो इसमें करती है क्या कंपनी, फ्लीट खरीदती है, फिर उसे रेंट आउट करती है और फिर उनको रेंटल यील्ड मिलता है पर मंथ। तो ये सेगमेंट ए हुआ। और जो सेगमेंट बी है उसमें वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पे जिसने 39% कंट्रीब्यूट किया है FY25 में। तो इसमें कंपनी जो दो मेजर इनके क्लाइंट्स हैं वो है सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम। इनको स्टील लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देती है। ठीक है। और जो सेगमेंट सी है वो है स्टील प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि मेनली 55% कंट्रीब्यूट किया है FY25 में। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो सेगमेंट बी के क्लाइंट्स हैं उनको कोई प्रोसेस्ड स्टील वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचानी होती है, तो वो जो ताराचंद अलॉन्ग विद लॉजिस्टिक सपोर्ट जो देते हैं, उसके साथ ही वो छोटे मोटे प्रोसेसेस भी कर देते हैं, ताकि वो क्लाइंट जो है वो लॉयल और हो जाए। तो ये जो सेगमेंट सी है, इसमें जो रेवेन्यू जो मार्जिन है वो काफ़ी लो होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट का इस पर इतना फोकस नहीं होता है। और ये बस क्लाइंट को और लॉयल बनाने के लिए कंपनी ने रखा है। तो हमने ग्लिम्स देख लिया कि कंपनी के बिजनेस कौन कौन से सेगमेंट हैं। आइए बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट ए की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल की। तो इसको समझने से पहले आपको फ्लीट साइकिल को समझना होगा। जैसे कि ताराचंद को अगर एक फ्लीट ऑर्डर करना होता है तो वो मंगाते हैं चाइनीज़ कंपनी से। तो उनको पहले उस फ्लीट की पेमेंट का 25% पे करना होता है, फिर उनको वो फ्लीट डिलीवरी मिल जाती है। फ्लीट की डिलीवरी मिलने के 2 से ढाई साल के बाद इनको बची हुई पेमेंट देनी होती है। इसको हम सेलर क्रेडिट बोलते हैं। जो जैसे ताराचंद उनके साथ बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है, तो उनको वो 2 से ढाई साल की मोहलत देते हैं। और तो उन्होंने मंगाया, फ्लीट ऑर्डर दिया, 25% अपफ्रंट पेमेंट की, फ्लीट लाया और फ्लीट को काम पे लगाया। 2 साल 2.5 साल होने के बाद जब उनको पैसे देने होते बाकी बचे हुए, तो ये डेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो उठ के आती है कि उनको जो डेट मिलता है वो काफ़ी लुक्रेटिव रेट पे मिल रहा है, जो कि है 8.8% का। तो वहीं जो दूसरी कंपनीज है, कई बार कंपनीज को मिड टीन्स यानी 14-15% पे यही इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। बट कि ताराचंद का जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो उनको बहुत अच्छे रेट पे यहाँ पे मिल जाता है लोन, और डेट जो है वो मिल जाता है। तो ये एक तकरीबन एक बहुत अच्छा इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कंपनी को देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनके पास कई तरीके के यहाँ पे फ्लीट्स हैं, हाइड्रोलिक पाइलिंग रिग्स है, स्पेशलाइज्ड स्टील प्रोसेसिंग की मशीनरीज है, और भी कई अलग अलग तरीके के क्रेन्स है। और अब क्या होता है कि कई बार जो एक जहाँ पे भी ये अपने फ्लीट्स को रेंट आउट करते हैं वो बहुत बड़ा ईपीसी प्रोजेक्ट होता है। तो कई बार एक छोटे मोटे ऐसे ईपीसी के स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो इनके पास जो फ्लीट्स हैं उनसे किया जा सकता है। तो अब वो कंपनी उनके भी ऑर्डर्स लेने लगी, जिसको ये स्पेशलाइज प्रोसेसेस में डाल रहे हैं। और ये सेगमेंट ए में ही कंट्रीब्यूट करता है। बट इसके जो मार्जिन हैं वो 15 to 20% के बीच में होते हैं। वहीं पे अगर स्टैंड अलोन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस के मार्जिन की बात करें तो वो 61% एबिटा मार्जिन बिजनेस है। जिस इस क्वार्टर में 61% स्टैंड अलोन मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो इसी में, बट इससे क्या होता है कि सेम मशीनरी वहाँ पे भी यूज़ हो रही है, तो इनको और ऑर्डर विजिबिलिटी क्लियर मिलती है। और वहीं पे जो हायर करता है ताराचंद की फ्लीट्स को, उनके लिए भी काम आसान हो जाता है कि उनको हर
एक प्रोसेस के लिए अलग अलग जन के पास जाना नहीं पड़ता है, अलग अलग लोग के पास ताराचंद ही मेजोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस उनको करके दे देती है। तो और अब सेकंड जो इनका सेगमेंट है जो है वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ पे कंपनी जो स्टील हैंडलिंग का प्रोसेस करती है, वहाँ पे होता क्या है कि जो सेल है और राष्ट्रीय इस्पात निगम है ये टेंडर रिलीज करते हैं और फिर उसमें बिडिंग होती है और जो लोएस्ट बिडर होता है उसको ऑर्डर मिलते हैं। तो होता क्या है कि उस पे पहले बिडिंग से पहले एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन राउंड होता है जिसमें एडवांटेज मिल जाता है ताराचंद को। क्यों? क्योंकि जो इनके फ्लीट्स हैं वो काफ़ी यंग है। तो क्या होता है कि ताराचंद इंफ्रालॉजिस्टिक जो कंपनी है वो अपने फ्लीट्स को 7 to 8 ईयर्स में एक्सपायर कर देती है, 8 to 10 के बीच में जो बड़े फ्लीट्स हैं वो ऑब्वियसली 10 ईयर्स तक जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक्सपायर कर देते हैं उनको। तो इनके जो फ्लीट्स हैं नॉर्मली बहुत यंग एज के होते हैं। तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का राउंड होता है उसमें मेजरली इनके सारे फ्लीट्स पास हो जाते हैं। फिर एक और जो एडवांटेज इनको मिलता है कि ये जो सेल है और राष्ट्रीय इस्पात निगम है इनके साथ बीसियों साल से, कई डेकेड से काम कर रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छा सिनर्जी बैठी हुई है उनके साथ। और एक इनको एडवांटेज क्या मिलता है कि इनका जो इतना अच्छा इनका जो क्रेडिट रेटिंग है और जो इतने अच्छे लुक्रेटिव रेट पे इनको डेट मिल रहा है, तो उससे इनका जो लेवरेज इनको मिल रहा है उसी वजह से ये लो प्राइस पे बिड कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको ऑर्डर हर बार मिल जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी बहुत पुरानी है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर बिजनेस में भी इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। तो अब देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। तो पहले ये होता था कि जो रूरल एंड अर्बन इंफ्रा है वो मेजरली कंट्रीब्यूटर था, मेजर इंडस्ट्री थी इनकी, बट वहाँ पे बहुत डिले होती थी पेमेंट में और वहाँ पे रिसीवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाते थे। इसी वजह से कंपनी ने डाइवर्स करना शुरू किया दूसरे दूसरे सेक्टर्स में। वहीं पे मेटल्स एंड मिनरल्स में देखिए 24% हो गया, सीमेंट उनका एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर अब हो गया 26%, और यहाँ तक कि अब रिन्यूएबल में भी कंपनी ने शिफ्ट किया है पिछले 2-3 क्वार्टर में। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी मेजरली विंड एनर्जी इनका मेजर कंट्रीब्यूटर है, और पावर में भी 5% है, पेट्रोकेमिकल्स में 4%। तो बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया है कंपनी ने अपने सेक्टर को। तो इनका जो मेन वो है कि हम कोई भी एक सेक्टर पे ज़्यादा रिलाय ना करें, और ख़ासतौर पे इंफ्रा, क्योंकि वहाँ पे डिले बहुत होता है पेमेंट्स। और सेकेंडली जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होगी कंपनी ने कहा है कि हम वहीं पे ज़्यादा जोर देंगे और पुश करेंगे। तो अब यहाँ पे आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एक बार देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हमको पिछले 2 साल में देखने को मिली है, 21% 22% के आसपास, और फिर 44-45% के आसपास का सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी ने मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दी है 20-30% के ग्रोथ की इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में भी। और यहाँ पे एक और जो लाइन आइटम है उस पर हमको फोकस करना होगा, वो है डिप्रिसिएशन का। तो जैसे कि इनका बहुत हैवी कैपिटल बिजनेस है, तो इनका डिप्रिसिएशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार कंपनी ने 48-50 करोड़ का डिप्रिसिएशन का गाइडेंस दिया है, और इससे पहले लास्ट फाइनेंशियल में 44 करोड़ के आसपास का डिप्रिसिएशन था। और एबिडा मार्जिन जो है वो ग्रुप लेवल पे ऑन अ ग्रुप लेवल 31-33% के आसपास होगा इस बार फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे आप इनकी बैलेंस शीट भी एक बार देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इनका जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत अच्छा यहाँ पे 0.9% के आसपास का है, 0.9 टाइम्स का। और यहाँ पे आप थोड़े से इनके फाइनेंशियल रेशियोज पे भी नज़र रख सकते हैं। और डेटर डेज जो यहाँ पे मार्च FY25 तक के हैं 88 डेज के हैं, वो अब 60 इस क्वार्टर में 67 डेज पे हो गए। तो ये लगातार अपने डेटर डेज को कम करते जा रहे हैं। उसके पीछे कैसे ये कम होते जा रहे हैं लगातार, तो उसके पीछे वही है जो सेक्टर में ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे उनको पेमेंट जल्दी मिल रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना होगा। तो सबसे पहला तो आपका मंथली
ग्रॉस रेंटल यील्ड ही हो जाता है कि हर महीने कितना आपका यील्ड आ रहा है पर फ्लीट। तो ये अभी 3% के आसपास है, तो इसमें ज़्यादा अब स्कोप बचा नहीं है। अब 3 to 3.5 और 4% तक ही मेजरली जाता है ये रेंटल यील्ड का। तो यहाँ पे अब हमको ज़्यादा स्कोप अपसाइड नहीं दिखेगा, यहाँ पे स्टेबल ही होना चाहिए। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये हम मेंटेन करके चलेंगे 3% के आसपास। और जो सेकंड पैरामीटर आपको देखना है वो है ऑर्डर बुक का। तो ऑर्डर बुक यहाँ पे जो होती है वो इनके दोनों सेगमेंट पे ये डिवाइड कर देते हैं कि सेगमेंट ए में कितनी है और सेगमेंट बी में कितनी है। तो अभी देखा जाए तो 157 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो इस फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी पूरी करेगी। और थर्ड जो पैरामीटर है जिसको आपको देखना है वो है केपेक्स, क्योंकि जितना ही केपेक्स करेगी कंपनी उतना ही उसके टॉप लाइन में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो क्योंकि ये केपेक्स ड्रिवन सेगमेंट है जो रेंटल यील्ड का, जितने वो फ्लीट्स लेंगे उतना आपको टॉप लाइन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये केपेक्स के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रैक करने के लिए। पिछले साल कंपनी ने बोला था कि 150 करोड़ दो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में मिलाकर स्पेंड करेंगे, बट डिमांड ऐसी आई कि उनको 145 करोड़ का केपेक्स सिर्फ FY25 में ही करना पड़ा। और अब जो बचा हुआ है और इस साल का उनका 100 करोड़ केपेक्स करने का प्लान है, और इस क्वार्टर में कुछ 35 करोड़ के आसपास इन्होंने केपेक्स किया है। तो अब देखते हैं कि कौन मेजर कंपटीटर है। तो क्रेन रेंटल यील्ड की जहाँ तक की बात है, एक ही मेजर लिस्टेड कंपटीटर है ताराचंद का, वो है सांगवी मूवर जो मार्केट लीडर भी है। और जो एक और कंपनी है क्राउन लिफ्टर्स, वो थोड़े छोटे लेवल पे बट वो भी इस बिजनेस में है। बट अब बात करते हैं कि कौन सा एडवांटेज है और क्या ताराचंद को यूनिक बनाता है उनके कॉम्पिटिटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो पूरा ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फ्लीट्स देते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे तो उनके जो फ्लीट्स हैं वो पूरा एक तरीके से इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर वो ऐसा करेंगे कि कहीं एक फ्लीट की रिक्वायरमेंट है, कहीं दो फ्लीट की रिक्वायरमेंट, वो ऐसा नहीं करते। एक बड़े प्रोजेक्ट को वो चाहते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लीट्स लगे ताकि उसको पूरा A to Z उसको सपोर्ट कर पाए, और उसमें ही उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने भी काम है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड कर पाए अपने क्लाइंट को। तो ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो सिर्फ फ्लूइड नहीं दे रहे हैं, वो पूरा इंटीग्रेटेड सोल्यूशन दे रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं। और यही रीज़न है कि उन्होंने EPC प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना शुरू किया ताकि क्लाइंट को कहीं और ना जाना पड़े और वही वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनका। और सेकेंड है उनकी फ्लीट्स की, जो मैंने आपको बताया कि बहुत यंग है, तो वो भी बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कि आपके फ्लीट्स यंग रहते हैं तो उनके जो वियर एंड टीयर कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, मेंटेनेंस बहुत कम होती है, उसके बंद होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, हर चीज़ बिल्कुल रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एकदम नहीं होती। तो ये बहुत एक एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज इनका वास्ट रिकॉर्ड जो पिछले 4 डेकेड से वो इस इंडस्ट्री में है, तो ऑब्वियसली उनको एक्सपर्टीज है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और एक और जो इनका एडवांटेज देता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनके अपने क्लाइंट से, क्योंकि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम सांगवी मूवर्स की बात करें तो वो बहुत स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी में उनका 55% ऑफ रेवेन्यू वहीं से आता है, 50% और 55% के बीच में। तो वो बहुत सेक्टर कंसेंट्रेटेड है। तो दो दे आर लीडर, बट उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो विंड एनर्जी से ही आता है। और यहाँ पे ताराचंद बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया अपने आप को, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ताराचंद का। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे क्या है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान। जो हम बोल रहे हैं 20 से 30% की जो ग्रोथ है वो आएगी कैसे। तो फर्स्ट तो यही है कि उनको वो और केपेक्स करेंगे, और इस ईयर भी वो 60 करोड़ और कुछ केपेक्स करेंगे, मतलब टोटल अराउंड 100 करोड़ का केपेक्स हो जाएगा। और 7 to 12 फ्लीट्स वो ऐड करने की सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में।
और जहाँ तक कि ईपीसी की प्रोजेक्ट की बात है, उनके पास 41 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस है वहाँ से भी, जिस पे हमको 15 to 20% रेवेन्यू एबिटा मार्जिन देखने को मिलेगा। और जो सेकेंड चीज़ें हैं, तो ये आपको ड्राइव करता दिखेगा ग्रोथ को। और वहीं पे अगर इस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की जहाँ तक की बात है, अभी उन्होंने एक और ऑर्डर जीता है सेल से, जो कि है छत्तीसगढ़ के लिए। तो ईस्टर्न साइड में भी अब कंपनी थोड़ा सा एक्सपांड करने की सोच रही है। वो थोड़ा सा ईस्टर्न में उनका प्रेजेंस कम था, तो वहाँ पे अभी उनको 81 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिला है सेल से, जो कि है 4.5 ईयर्स का। तो जो सेगमेंट ए में जो ऑर्डर्स होते हैं वो मोस्टली 2 to 3 मंथ से 2 ईयर्स तक के होते हैं, और वहीं जो सेगमेंट बी के होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि जहाँ पे 4 to 6 ईयर्स तक का कंपनी को ऑर्डर मिलता है। जैसे कि इस केस में 81 करोड़ का उनको मिला है, जो ऑर्डर है वो 4.5 साल में उन कंपनी को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रोथ आएगी कंपनी की। और यहाँ पे इन पर्टिकुलर तीन जो सेगमेंट है अपने फ्लीट्स बढ़ाएंगे और ईपीसी में एक्सपांड करेंगे, और इस ईपीसी में ही और यहाँ पे और रेवेन्यू देखने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे जहाँ तक कि वेयर हाउसिंग एंड सेगमेंट की बात है लॉजिस्टिक्स में, वहाँ पे और जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे, जैसे टेंडर्स आएंगे, वहाँ पे और अप्लाई करेगी कंपनी। अब थोड़ी सी अगर रिस्क की बात करें कि क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, तो कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, केपेक्स पे एक्सपेंडिचर वहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट का या प्राइवेट प्लेयर्स का इंफ्रा पे जो एक्सपेंस है वो कम होता है, तो ऑब्वियसली कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा ऑन अ ग्रुप लेवल। और यहाँ पे कंपटीशन भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। और थर्ड चीज़ है कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पे जो कंपनी को बहुत ज़्यादा फ्लीट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है बिजनेस की, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। तो होता क्या है कि आज कंपनी क्या करती है कि जो उनको 20-25% पेमेंट करनी होती है वो देकर वो फ्लीट को काम पे लगा देते हैं, और फिर उसके बाद 2 साल 2.5 साल में जब जितना भी वो रेवेन्यू जनरेट करती है वो फ्लीट, उसी से वो अगली फ्लीट का पेमेंट कर देते हैं। तो उससे जो साइकिल है वो चलता रहता है। बट एक बार डिमांड अगर रुक गई तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपनी को मुश्किल होगा, क्योंकि ये बोला जाता है कि ये बिजनेस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बिजनेस है ड्यूरिंग गुड साइकिल, और पॉजिटिव कैश फ्लो बिजनेस है ड्यूरिंग बैड साइकिल्स। तो ये कुछ रिस्क हैं ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक की जहाँ तक की बात है। तो ये थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने दे दिया कि क्या कंपनी करती है, थोड़ी सी ब्रीफिंग हो गई कि आप जान सकते हैं कि क्या कौन से सेगमेंट से कंपनी के जो कंपनी ऑपरेट करती है। तो हो सकता है मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ी मदद की मिली हो, और अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।